See, human resource management, human resource is एक टाइम था जब हम इंडस्ट्री में, देखो हमारे यहाँ का जो बिजनेस पैटर्न है ये बहुत चेंज हुआ। कब से चेंज हुआ? हमेशा से बिजनेस इतना कॉम्पिटिटिव नहीं था, ठीक है, हमेशा से बिजनेस या वर्क प्लेस इतना कॉम्पिटिटिव नहीं था। हमेशा से आज जो आप ये चीजें देखते हैं कि लोग अपने अधिकार के लिए बहुत डिमांड करने लगते हैं, या एम्प्लॉइज बहुत डिमांड करते हैं वर्क की, एसी नहीं है हम काम कैसे करेंगे, हमारा केबिन ऐसा है हम काम कैसे करेंगे, जो अरेंजमेंट है वो ठीक नहीं है काम कैसे करेंगे, या ऑफिस डिजाइनिंग वगैरह चीजें, छोटे छोटे ऑफिस को भी इतना अच्छे से इतना टेक्निकली डिजाइन किया जाता है। ये सारी चीजें इतनी इम्पोर्टेंट आज से 30 साल 20 साल पहले नहीं हुआ करती थी। ओके, there has been a philosophical transformation in the pattern of business that we see today after LPG era. What is LPG? And globalization after 1991. क्या हुआ था इसमें? प्राइवेट कंपनी को छूट दिया गया था, तुम बोल रहे हो ना। पहले क्या नहीं होता था और फिर बाद में क्या, कंपैरेटिव स्टडी करो तब अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हाँ, बहुत सारा एस्पेक्ट था इसमें। हाँ, देखो हमारी इकोनॉमी, हम लोग क्योंकि आजादी के बाद हम लोगों की आजादी 1947 में हुई, एंड यू नो दिस वेरी वेल कि कभी भी जब कोई कंट्री आजाद होता है तो कोई कंट्री आजाद होता है तो आप तुरंत नहीं सोच सकते हैं कि लोगों का दिमाग तेज चलता रहे। 200 साल अगर किसी जगह पे किसी को गुलाम बना के रखा गया है तो वी आर काइंड ऑफ इनटू दैट कल्चर, फॉलो करने का, बात सुनने का, सबसे इंपॉर्टेंट फॉलो करने के लिए, ठीक है। हम लोग इंग्लिश को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, जबकि बहुत बड़े बड़े कंट्रीज हैं जिनका पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है, लेबर ज्यादा स्किल्ड है, ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी है, पर हम लोग इंग्लिश के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे कोई इंग्लिश बोल रहा हो तो कोई बहुत बहुत बड़ी बात हो गई। इंग्लिश बोलना इज अ वेरी बिग थिंग, मतलब तुमको कुछ ना आता हो लेकिन इंग्लिश बहुत अच्छी बोलो, ये है कि नहीं? थोड़ा बहुत वी गेट ब्लोन अवे विद समबडीज इंग्लिश, कंटेंट कुछ हो या ना, सब्सटेंसेस में कुछ हो या ना, लेकिन इंग्लिश बोलना इज अ वेरी बिग लैंग्वेज। इसका एक कारण ये भी है, जर्मन्स कहाँ सीखते हैं इंग्लिश? नहीं, उनके यहाँ थोड़े ना इंग्लिश लैंग्वेज पे इतना स्ट्रेस है, जहाँ हमारे यहाँ बच्चे, छोटे बच्चे 4 साल के इंग्लिश बोलेंगे, वाह इंग्लिश बोल रहा है। ये हमारा कल्चर है जो हमको मिला और हम पास करते हैं। इन जनरल इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, इट इज इम्पोर्टेंट, लेकिन जर्मन्स कहाँ सीखते हैं, चाइनीज कहाँ सीखते हैं? उनका तो पूरा ट्रांसलेशन पे चल रहा है सब कुछ, एंड दे डोंट पे दैट मच ऑफ अटेंशन टू लर्निंग इंग्लिश आल्सो। लेकिन हम सीखते हैं इसीलिए क्योंकि हम ब्रिटिश की कॉलोनी रहे, ठीक है। हम आज भी आप देखेंगे कि दार्जिलिंग में, शिमला में जो पुराने बोर्डिंग स्कूल्स हैं जिसमें आज भी फॉरेनर के बच्चे पढ़ने आते हैं, जैसे फॉरेनर्स एलपीजी एरा के बाद क्या है कि बहुत सारे फॉरेनर्स भी इंडिया में आते हैं ना काम करने, एनजीओ वगैरह में, यूनिसेफ वगैरह के बहुत सारे जर्मनी के लोग, स्पेन के लोग आते हैं यहाँ पे, तो वो लोग आते हैं तो रहते हैं कुछ 4 साल 5 साल, तो उनके बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं। देयर आर सम एलीट स्कूल्स इन इंडिया, जिसमें कि दार्जिलिंग का बोर्डिंग, कर्शियंग का बोर्डिंग स्कूल आता है, शिमला के बोर्डिंग स्कूल्स, आज भी आप देखेंगे कि वहां पे जो पैटर्न बनाया गया वो क्यों बनाया गया वैसा, वो उसका स्टैंडर्ड्स वैसा ही है जैसे ब्रिटिशर्स का था। जब ब्रिटिशर्स यहाँ रहते थे तो उनके बच्चे पढ़ते थे ना, और उनको इंग्लिश चाहिए थी, इंग्लिश ही बोलना था। हमारे यहाँ जो आज भी कुछ अच्छी चीजें, जो कुछ चुनिंदा अच्छी चीजें जो ब्रिटिशर्स ने हमारे इनकलकेट की, उनमें से कुछ क्या है, एजुकेशन सिस्टम हमारा, यू नो, सिविल सर्विसेज का जो पैटर्न है, ये
एजुकेशन सिस्टम या और भी कोई चीजें, लाइब्रेरी सिस्टम, ये इस तरीके की कुछ चीजें जो है वो ब्रिटिशर्स की बनाई हुई है। तो कमिंग बैक टू एलपीजी एरा, एलपीजी एरा में उसके पहले हमारी ये पॉलिसी थी कि हम इंपोर्ट नहीं लेंगे, हम एक्सपोर्ट भी करने लायक नहीं थे, क्योंकि इंडिया इज सच अ बिग कंट्री। हमारे यहाँ कोई, तुम सोच के देखो कि कोई बेकार सा ही जो कोई फालतू सा क्लिप रहेगा, तुमको समझ ही नहीं आएगा, वायरल हो गया। 1.2 बिलियन तो यही आबादी, एक एक बार भी देखेगा तो वायरल हो जाएगा। समझ के देखो, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, कोई भी नॉनसेंस चीज वायरल हो जाती है। तब एक बार दो बार ही देखेगा वो तो वायरल हो जाएगा, इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारे यहाँ की। ट्रू, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। ओके, सो एलपीजी एरा के बाद, जब एलपीजी के टाइम तक देयर वाज, वी हैड अ क्लोज पॉलिसी, क्लोज इकोनॉमी। हम ना बाहर के लोगों को अलाउ करते थे, ना हम यहाँ से जाने देते थे, एंड वी ऑल बिलीव्ड इन कंज्यूमिंग व्हाट वाज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो चीजें छोटे स्केल पे होती थी। पर आप जब ग्लोबल लेवल पे compete करना चाहते हैं तो ये चीज चलेगा नहीं। आप कॉम्पिटिटिवनेस चाहेंगे तो ये चीज चलेगा नहीं। फॉरेन रिजर्व एकदम घट गई। जब 1990 के समय में हालत इतनी बुरी थी, उस समय फॉरेन रिजर्व एकदम कम हो गया। इट वाज ओनली सफिशिएंट टू सपोर्ट फॉर 2 more weeks। करप्शन इतना पीक पे था, इतना पीक पे था, क्योंकि वहां पर सिर्फ एकदम ब्यूरोक्रेसी थी, टोटल ब्यूरोक्रेसी। और कोई भी, जब प्राइवेट प्लेयर्स को आप आने ही नहीं दीजिएगा, प्राइवेट प्लेयर्स को आने नहीं दीजिएगा का क्या मतलब है? एक तरीका होता है कि आप सीधा मना कर दें किसी को कि तुम मत आओ, कि तुम ऑफिस मत आओ। और एक तरीका ये होता है कि आप, वो ऑफिस आ रहा है, आप उसको इतना ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, इतना ह्यूमिलिएट कर रहे हैं कि वो खुद नौकरी छोड़ दे। तो यही होता था प्राइवेट प्लेयर्स के साथ। दे वर गिवन 20 से 25 लाइसेंस का क्लियरिंग चाहिए होता था किसी प्राइवेट कंपनी को ये अप्रूवल लेने के लिए कि हम बिजनेस को फॉर्म करेंगे। प्लस आप एमआरटीपी वगैरह पढ़े होंगे, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस। उनके ट्रेड प्रैक्टिसेस पे भी एक मतलब कर दिया गया था। जैसे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी उनको बोला गया था कि आप 100 करोड़ के ऊपर का बिजनेस नहीं कर सकते, आप कर ही नहीं सकते। आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बिना हमसे पूछे हुए नहीं बढ़ा सकते, बिना सरकार के परमिशन के आप प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते। अब कोई, तुम बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हो, अगर तुमको रोक दिया जाएगा तो क्या फायदा है वैसे बिजनेस का? प्लस देयर वाज करप्शन, किसी चीज की लाइसेंसिंग क्लियर या परफॉर्म करने के लिए भी इतना पैसा खिलाना पड़ता था, थॉरो करप्शन था। तो आप देखेंगे जनरली कि उस एरा के जितने लोग हैं वो सरकारी नौकरी में जो लोग थे, तभी तो गवर्नमेंट की नौकरी बहुत ज्यादा हाइप थी, राइट? बाद में गवर्नमेंट की नौकरी सिक्योरिटी के लिए थी, लेकिन उसके पहले तो पैसा भी नहीं था प्राइवेट जॉब में। अब तो बहुत पैसा है, प्राइवेट वाले जितना पैसा कमाते हैं उतनी गवर्नमेंट वाले तो कमा ही नहीं सकते, राइट? बहुत है। प्राइवेट में ये जितना ऊपर उठा लिया तो कम ही है। हाँ, कोविड के समय हम लोग सबसे ज्यादा देखिए उस चीज को, सबसे ज्यादा कोविड के टाइम पे देखिए बहुत अच्छी अच्छी नौकरियों को कट किया गया, क्योंकि आपकी सैलरी जिस हिसाब से होती है उस हिसाब से आप अपना खर्च भी बना लेते हैं। You know, if you're earning in lakhs, you will have a car, you will have to buy its insurance, you will have to spend on its petrol, everything. तो खर्च हमारे सैलरी के प्रोपोर्शन हो जाता है, इसीलिए सब के लिए पैसा उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट थिंग, जब 1990s में ऐसा हुआ, उसके बाद हमने इकोनॉमी, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे उस टाइम, किस टाइम की बात हो रही है? मनमोहन सिंह थे। And who was the prime minister? He was the finance minister, Manmohan Singh. Who was the prime minister? I think PV Narasimha Rao. I have to check. मुझे भी याद है, but I think PV Narasimha Rao. करो। ठीक है। 1990s के टाइम पे जब इकोनॉमी ओपन हुई, उसके बाद से चीजें बदल गई। देखो,
अब्रॉड में पहले भी बड़ी कंपनीज काम कर रही थी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब तो पुरानी कंपनीज थी, कुछ पुरानी कार्स की कंपनी इन एवरीथिंग। प्लस जो बिजनेस प्लस जो कंपनीज थी उनका प्रैक्टिसेस इंडियन प्रैक्टिसेस से अलग था। देखो, तुम यहाँ पे पढ़ रहे हो क्लास में, तो अभी इस ग्रुप में कंफर्टेबल हो, कुछ अच्छे हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ बहुत अच्छे नहीं बच्चे हैं जो माने पढ़ाई के स्टैंडर्ड्स पे। कोई बहुत तेज बच्चा अगर यहाँ आ जाए और तुमको थ्रेट होने लगे कि ही स्टीलिंग ऑल द क्रीम और ये बहुत अच्छा कर रहा है और मेरा एफिशिएंसी इसकी वजह से घट जाएगा, स्टूडेंट होने के नाते अपना समझ नहीं आएगा, बट एज एन एम्प्लॉय तुमको थ्रेट होने लगेगा, मालूम है क्या होगा? यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर एफिशिएंसी। तब आप अपने आप को फर्दर होन करने लगेगा उसके पार में आने के लिए। एचआर प्रैक्टिसेस के साथ ऐसा ही हुआ। 1990s के बाद जब ग्लोबलाइजेशन को अलाउ किया गया, then what happened that all the MNCs, multinational companies of abroad, they were welcomed कि आप आइए यहाँ बिजनेस कीजिए, और यहाँ के लोगों को भी वहां भेजा गया। तुम जनरली देखोगे कि 2000-2003 के एरा में, मानी ग्लोबलाइजेशन होने के 10 साल के लगभग बाद में, यहाँ जो बीसीए भी कर लिया था ना इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, बीसीए कर लिया, जो डिप्लोमा में था वो भी, उसको भी फॉरेन में जाना का स्कोप बन गया। इतनी डिमांड हो गई थी स्किल्ड वर्कर्स की। पहले भी तो थे लेकिन अलाउड नहीं था। 2000 जब मिलेनियम चेंज हुआ, 2000 वो वाला केस पता है, जब कंप्यूटर नहीं ले रहा था, 1997, 8, 9, 2000 हुआ ना, उस चीज को सॉल्व करने के लिए इंडियन स्किल्ड वर्कर्स को बुलाया गया था कंप्यूटर में, अमेरिका ने बुलाया था। कमिंग बैक टू एचआर थिंग, जब फॉरेन कंपनीज आई और फॉरेन कंपनीज में इंडिया के लोग काम करना शुरू किए, देन ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड कि उनको ये फील हुआ कि यहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड द वे दे आर ट्रीटिंग द एम्प्लॉइज, दिस इज समथिंग वेरी गुड। यहाँ तो हमें अच्छा फील कराया जाता है, वी बीइंग ट्रीटेड लाइक रिसोर्सेज। फिर ग्रेजुअली इंडियन कंपनीज को भी ये समझ में आया कि अगर हम इसी तरीके से काम करेंगे और हम लोगों पे ध्यान नहीं देंगे, उनके बेनिफिट्स, उनके वेलफेयर पे काम ध्यान नहीं देंगे, तो क्यों ज्वाइन करेंगे लोग हमारे यहाँ? सिर्फ हम इंडियन है इसलिए क्यों ज्वाइन करेंगे? देखो, बहुत सारा फैक्टर्स होता है, जैसे इंडियन कंपनीज बाहर भी ऑपरेट कर रही है, इंडियन कंपनीज उतना पैसा नहीं दे पाती है जितना कोई जर्मन या अमेरिकन कंपनी देती है, फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि दे आर डेवलप्ड कंट्रीज, उनके पास पैसा बहुत। लेकिन इंडियन कंपनीज को जो लोग ज्वाइन करते हैं, जो फॉरेनर्स ज्वाइन करते हैं, पता है उसका एक मेजर रीजन क्या है? उसका एक मेजर रीजन होता है गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, the kind of environment that Indian companies make in their office is something which is very much light. धीरे धीरे एचआर की चीजें बढ़ती चली गई, धीरे धीरे फिर देखा गया कि लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आकर किस तरीके से हमारे एसेट को मल्टीप्लाई करते हैं। प्रेजेंट यानी हम तुमको थोड़ा बैकग्राउंड इसलिए बताएं सो दैट यू शुड नो दैट not every time HR was this important. There was a time जब HR का काम सिर्फ ये समझा जाता था कि किसी कंपनी का ये HR है। आज से 25-30 साल पहले ही HR का काम ये है कि you are mere negotiator of salary of your मालिक, of your employer, and you are responsible for making all the paperwork. जितना पेपर वर्क है कंपनी का, माने एम्प्लॉइज का, वो आप कीजिए और आप अपने एम्प्लॉयर के बिहाफ पे सैलरी नेगोशिएट कीजिए कि वो चाहेगा ज्यादा पैसा देना और आप कम पैसा देना चाहेंगे, उसका नेगोशिएशन कीजिए और डन कीजिए चीजों को। वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम देयर पर्सनल मैनेजमेंट। पहले देखो वर्ड सेम है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पर्सनल मैनेजमेंट भी दिखेगा, PERSONNEL, पर्सनल यानी लोग, पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, पर्सनल भी वही चीज होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब हम पर्सनल मैनेजमेंट की बात करते थे, वी डिड नॉट
take the factors that make you human. मतलब हम सिर्फ अगर ह्यूमन के स्ट्रेंथ की बात करें, हम सब एम्प्लॉय हैं, ठीक है, लेकिन हम इंसान भी हैं, ठीक है। HR is a very very practical language. हम जब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोग you start making up the answers कि क्वेश्चन है तो कुछ अच्छा सा होगा आंसर इसका, कुछ अच्छा सा बढ़िया सा दमदार सा, पर ऐसा नहीं होता है। HR is very practical. We are happy, इसलिए हम बेनिफिट और वेलफेयर की बात करते हैं। हम अपने अधिकार के लिए लड़ना जानते हैं, इसलिए हम वेलफेयर की बात करते हैं। हमको कंप्लेंट होता है, इसीलिए ग्रीवेंस रिड्रेसल का स्कोप है कंपनी में। हम लोग लोगों से जलते हैं, इसीलिए बहुत सारा पॉलिसी उस हिसाब से बनाई गई है। कॉन्फ्लिक्ट होता है अपने दोस्तों के साथ, अपने मैनेजर के साथ, अपने से नीचे वालों के साथ, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। हम मोटिवेट होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, डिप्रेस होते हैं, इसीलिए तो ये सारी चीजें हम पढ़ते होंगे। सो इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। तो जब हम पर्सनल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें हम वी टॉक अबाउट ओनली द थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड एज पावर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। हमारे में क्या पावर है, हमारे में स्ट्रेंथ है, हम ये काम कर सकते हैं, हम मोटिवेशन कर, बट वी शुड टॉक अबाउट द वीकनेसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स आल्सो। We feel sad, we feel sorrow, we are unhappy. किसी दिन हमारे घर में डिस्टर्बेंस होता है तो that will take a toll on our head also. अगर मेरे घर में मेरा बेटा बीमार है तो obviously I will not perform with full efficiency अगर हम यहाँ आए हैं तो, and this is natural. आपकी मम्मी को देखने वाले सिर्फ आप हैं और आप किसी कारण से कोई इंपॉर्टेंट क्लास है तो आप छोड़ के आए हैं, तो हो सकता है कि आपका ध्यान वही रहे, आप यहाँ काम निपटा के जाना चाहें। दिस इज नेचुरल बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। इन चीजों के बारे में बात हुई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कि हमारी कुछ वीकनेसेस भी होती है। ऐसा तो नहीं कि हम घर में अभी लड़ाई कर रहे हैं, हम घर में अभी दुखी हैं, हमारे यहाँ किसी का डेथ हो गया है and as soon as we entered the organization we have shared that thing out and we have walked into with another person. No, we don't do that. धीरे धीरे फिर उन चीजों के बारे में बात होने लगती है कि हमारी प्रॉब्लम है, हमारा कोई इशू है, उसको भी सॉल्व किया जाए, वीकनेसेस पे ध्यान दे करके उसको ओवरकम किया जाए और स्ट्रेंथ को फर्दर स्ट्रेंथन किया जाए। दिस वाज ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। धीरे धीरे बड़ी बड़ी कंपनी से छोटी कंपनीज ने सीखा कि मशीन इज नॉट इम्पोर्टेंट। और 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है? बताओ तो। He is just smiling. First bench पे बैठ के ये सिर्फ स्माइल कर रहा है। Land? बोलो। Factors of production, economics पढ़ना हो गया ना तुम लोग? How come you are studying economics without knowing factors of production? Obviously, I know that. बताइए, आप बताइए। आप बताइए। Basic thing you should know this: land, labor, capital, and entrepreneurship, which is the skills, managerial skills. Okay. Labor क्या हुआ? वर्कर, मैन पावर जो है उसको लेबर कहते हैं। ओके। तो इसी लेबर पहले क्या था कि लैंड किसका? मालिक का। एंटरप्रेन्योरशिप मालिक का, कैपिटल मालिक का, टेक्नोलॉजी मालिक का, बिल्डिंग मालिक की। सिर्फ hours of selling, what does the labor give to the organization? Just his hours of work. ठीक है, बस ये था लेबर का। तो उस समय एटीट्यूड ये था कि तुम नहीं काम करोगे तो कोई और काम करेगा, तुम्हारे ऊपर इतना इंपॉर्टेंस देने की क्या जरूरत है, you just leave when you want to.
लेकिन बड़ी कंपनीज ने ये प्रूव किया, ये शो किया कि ये जो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने बताए, ये अगर चार अलग अलग कंपनीज के पास सेम भी हो, तो भी वैसी कंपनी जिसका लेबर स्किल्ड है, वैसी कंपनी जिसका लेबर ज्यादा मोटिवेटेड है, वो ज्यादा एफिशिएंसी से काम करेगा और with the same equipment, with the same technology, with the same software, he will deliver more output than a company whose workers are not that motivated. समझ में आई बात? So this is the importance of manpower, जो हम धीरे धीरे जानना शुरू किए। आज के डेट में जो मैन पावर का इम्पोर्टेंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, ठीक है। मैन हैज बिकम द इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए हम जो ये सब न्यू टर्म्स यूज करते हैं ना, लेबर टर्नओवर, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ कि ऑफर बहुत होने लगा, कंपनीज बहुत सारी आने लगी, हमारे पास ऑप्शन बहुत है। हमारे पेरेंट्स के पास उस वक्त उतना ऑप्शन नहीं होता था, तो इसीलिए ग्रेजुएटी वगैरह जो उस वक्त शुरू हुआ, ये इसी पर्पस से शुरू हुआ। ओके, ये उसी पर्पस से शुरू हुआ कि उस वक्त people did not used to leave organization this easily as they're doing it right now. अभी आपका कैसा होता है ना कि 2 साल काम किया, स्किल एक्वायर कर ली, ट्रेन हो गए, एंड देन यू विल सर्च फॉर न्यू ऑप्शंस। ये होता है ना, राइट? तो वैसा है। नाउ वी टॉक अबाउट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब मैन पावर की बात करें, एचआर क्या क्या काम करता है? एचआर बहुत सारा काम करता है, एज इन एक्विजिशन, मैन पावर को हायर करना। रिक्रूटमेंट आप जानते हैं, रिक्रूटमेंट के बारे में मालूम है? बोलो। प्रोसेस ऑफ, खाली प्रोसेस, एवरीथिंग इज अ प्रोसेस। मैन पावर का देखो कितना, एचआर का तुम लोग पूछे, एचआर का क्या क्या काम होता है? एक्विजिशन यानी रिक्रूटमेंट, उसको मेंटेन करना, पहले उसको ट्रेन करना। एक साइकिल होती है, एचआर साइकिल होती है। पहले आपने लोग को हायर किया, देखो ये सारा चीज जो मैं आई टोल्ड यू दिस इजीली, हायर किया, इसमें बहुत सारी चीजें को देखा जाता है। ये सब कुछ एक एक चैप्टर है, लाइक रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, इट विल टेक 3 क्लासेस टू कंप्लीटली टेल यू कि व्हाट इज रिक्रूटमेंट, व्हाट इज सिलेक्शन, क्यों होता है, क्या होता है, स्टाफिंग क्यों होता है, क्या होता है, ठीक है। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू इन शॉर्ट। अक्वायर कर लिया, अक्वायर करके फिर उसको ट्रेन करना होगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज येट अनदर वास्ट टॉपिक, ठीक है। इफ आई टेक यू इन एचआर वर्कशॉप दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, अगर वो होता है तो हम आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उसमें पढ़ाएंगे। ये बड़ा सा चैप्टर है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देन यू हैव ट्रेन्ड देम। अभी के टाइम पे बेनिफिट्स पढ़ाते समय हम क्या बोले थे? बेनिफिट्स का एक मेजर काम क्या होता है, बताइए, क्यों दिया जाता है बेनिफिट्स? वेरी गुड। तो क्या सिर्फ बेनिफिट से वो रिटेन हो जाएंगे? बताओ। अगेन स्माइलिंग, व्हाट हैपेंड? स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स तो होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा ऑल दैट इज गुड टू हैव इन द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट आर यू राइटिंग? Nothing. Should I come and see your copy? Okay. रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, रिक्रूट कर लिया, उसके बाद उनको ट्रेन किया जाता है, उनका डेवलपमेंट होता है, देन दे आर मेंटेन्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या सिर्फ बेनिफिट देने से वो मेंटेन हो जाएंगे, यानी कि वो उनको रिटेन किया जाता है? नो, यू हैव टू अप्रेज देम, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है। ये सारा जो तुमने पूछा एचआर क्या क्या करता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अनदर बिग टॉपिक, डिटेल्स में देखेंगे, बताएंगे बाद में कभी। परफॉर्मेंस अप्रेजल यानी आप जैसा काम किए, ठीक है, उस हिसाब से आपको अप्रेज किया जाएगा। और ये सिर्फ आपको अप्रेज करने के लिए नहीं किया जाता है, ये आपको डिमोट करने के लिए भी किया जाता है।
कि आपका पनिशमेंट ट्रांसफर के लिए भी किया जाता है। आपने देखा है कुछ लोकेशंस इतना ऑड होता है इंडिया में कि वहां कोई जाना नहीं चाहता है, जैसे पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान, वहां पे जनरली लोग ट्रांसफर नहीं देना चाहते। नागालैंड, दीमापुर, वहां आर्मी के लोग ट्रांसफर नहीं देना चाहते। ओके, क्योंकि वो एकदम हेविली नक्सलाइट एरिया है, माओवादी एरिया होता है वहां पर। नॉर्थ ईस्ट में अप्रेजल इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, परफॉर्मेंस अप्रेजल करता है वो। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये भी प्रोवाइड कराना किसी एम्प्लॉय का जो किसी कंपनी की अच्छी एचआर पॉलिसी की जरूरत होती है। आप सोचिए कि फॉर द सेम नेचर एनटीपीसी, एनएचपीसी का काम देखा है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। इसके बहुत सारे इंजीनियर्स, ये देखो पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ये तो मालूम होगा करता है। तो जहां पानी होगा वहां पर भी फील्ड पे काम करने वाले इंजीनियर्स होंगे। तो ये सब बहुत और लोकेशंस में, नॉर्थ ईस्ट वगैरह में जो नदी रहती है ना, उस पे भी बांध का काम चलता है। वहां चलता है का क्या मतलब कि वहां पे फील्ड वाले ऑफिसर्स या इंजीनियर्स भी जाते होंगे। अब वो वहां काम कर रहे हैं तो सेफ्टी इश्यूज भी होता है। तो अगर जो अच्छी कंपनी है वहां सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड किया जाता है तो ऑब्वियसली पीपल विल बी हैप्पी, सैटिस्फाइड एंड रिलैक्स्ड फ्रॉम देयर माइंड्स। ठीक है, ये होता है। उसके बाद देखिए, हम एचआर की प्लानिंग की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की। ठीक है, हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की बात करते हैं, लेकिन जहां हम इतनी बातें एम्प्लॉयज के बारे में करते हैं कि उनको ये बेनिफिट मिलना चाहिए, वो बेनिफिट मिलना चाहिए, उनका रिक्रूटमेंट में ये खर्च है, वो है, उनको ट्रेन करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उनको खुश रखना चाहिए, उनको बेनिफिशियल बनाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लेकिन ऑनेस्टली एक बात बोलो, अगर कंपनी में कंट्रोल नहीं होगा तो क्या एम्प्लॉय डिसिप्लिन मेंटेन होगा? आप कितना भी बोल लें ये ह्यूमन नेचर है, लिबर्टी लेने की आदत। अगर यहाँ अटेंडेंस कंपल्सरी नहीं होगा तो क्लास कितना भी अच्छे से हो, आपको कितना भी मन लगे, आपको लगेगा ही कि छोड़ो नहीं जाते, क्योंकि आपके सिर पे ये बाउंडिंग नहीं है कि आपको आना है। ये होगा बिल्कुल, क्योंकि आपका अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है। एग्जाम होता है तो पढ़ते हैं ना आप, तब तो कोई रास्ता नहीं होता है। एग्जाम नहीं है तो थोड़ा बहुत बतिया दिया, चलो ठीक है अभी एग्जाम नहीं। इसीलिए एचआर के सारे फंक्शंस के साथ साथ डिसिप्लिन मेंटेन करना भी एचआर का काम है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप एज एन एम्प्लॉय कोई गलत काम कर रहे हैं तो सिर्फ आपको पनिश करने का कोई अपना हिडन एजेंडा है ऑर्गेनाइजेशन का। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आपको छोड़ दिया जाएगा तो आपको देख के दूसरे एम्प्लॉय भी करना शुरू कर देंगे और उनको भी ये दिमाग में हो जाएगा कि ठीक है, ऐसा करने से कुछ नहीं होता है, लेट आने से कुछ नहीं होता है, लड़ लेने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, व्हाई? ओके, तो ऐसी चीजें, ये ह्यूमन नेचर है, इसीलिए डिसिप्लिन मेंटेन करना भी एम्प्लॉय एचआर का काम होता है। और डिसिप्लिन मेंटेन करने के पीछे देखो, एचआर के बारे में बहुत ऑफ द टॉपिक हम बता रहे हैं, बट ये बहुत रैंडम सी बात हम जो ऐसे बता रहे हैं। कभी तुम लोग को प्रॉपर पढ़ाना होगा तो हम सिंक्रोनाइज करके बता देंगे। एचआर में डिसिप्लिन को रिलेटेड एक थ्योरी है, मैकग्रेगर नाम सुना है? तुम लोग को जब मोटिवेशन का थ्योरी पूछते हैं तो तुम लोग नहीं बताते हो और फिर बीकॉम फोर्थ वाले बोलते हैं मैम हम लोग सेकंड में पढ़े। मैकग्रेगर की थ्योरी नहीं पढ़ी, एक्स एंड वाई थ्योरी मोटिवेशन में? अब्राहम मैस्लो की थ्योरी नहीं पढ़ी थी? और मैकग्रेगर की थ्योरी तो सिर्फ एक ही थ्योरी पढ़े हो? रियली? मोटिवेशन चैप्टर था कि नहीं था? चैप्टर नहीं है। आप लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़े क्या? ठीक है, तो मैकग्रेगर की एक थ्योरी है डिसिप्लिन को रिलेटेड, हॉट स्टोव ग्लव थ्योरी। हॉट ग्लव स्टोव थ्योरी, इसका मतलब
जब स्टोव जलता है, स्टोव जलते हुए देखे होंगे, स्टोव जलता है, हाँ वही, ठीक है, और आप उस जलते हुए स्टोव को छूते हैं तो क्या होता है, क्या क्या होता है बताओ। अब ज्यादा फैब्रिकेट नहीं करना है आंसर, जो होता है वही बोलो। गर्म लगता है और हाथ जलेगा, शर्माता है पर दिमाग लगाता है। गुड, और तुम बोलो। और same thing. Anything else you want to add? हाँ, ज्यादा देर तक रख नहीं सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये होता है कि नहीं कि आप गर्म स्टोव को छू रहे हैं, जैसे धीरे से छुएंगे तो धीरे से लगेगा, तेजी से छुएंगे तो तेजी से लगेगा, ये होता है कि नहीं। आपको पता है कि यहाँ हम हिट करने वाले हैं और हमको उतनी चोट लगेगी, तो थोड़ी कम चोट लगती है, और अचानक से गेट से लग जाए चोट तो जोर से लगती है। स्टोव को हम जितनी तेजी से, मान लो हाथ लग गया मेरा, हम उतनी तेजी से हटाएंगे हाथ। दूसरी बात, जितनी बार छुएंगे उतनी बार चलेगा, अंडरस्टूड बात है। जितनी बार से हम छूते जाएंगे उसकी इंटेंसिटी और बढ़ेगी कि नहीं, बढ़ेगी। देखिए, डिसिप्लिन के बारे में भी कुछ ऐसी ही बात की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में कि डिसिप्लिन हॉट स्टोव थ्योरी के जैसा है, यानी कि अगर आपको एक बार बोला गया कि कुछ डिसिप्लिन में रहना है, कोई चीज है जो डिसिप्लिनरी चीजों में आती है, यू हैव टू रिमेन इन डिसिप्लिन, आपने उस डिसिप्लिन को तोड़ा तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है। जो हाथ हटाया पनिशमेंट दिया जाएगा, एक बार जला तो। उसके बाद अगर आप बार बार छू रहे हैं स्टोव, यानी आप बार बार उसी चीज को मना कर देने और पनिशमेंट खा लेने के बावजूद अगर आप उस चीज को बार बार रिपीट पे कर रहे हैं, तो आपको इंटेंसिटी और बढ़ा के पनिशमेंट दिया जाएगा ना। और डिसिप्लिन के बारे में ये बात कही जाती है कि जैसे डिसिप्लिन के बारे में, जैसे तुमने अभी कोई पनिशमेंट, तुमने अभी कुछ किया, ठीक है, तुमने किसी टीचर से बहुत बहस कर ली, सारे फैकल्टी में पता चल गया कि हाँ ये बहुत बदतमीज है क्लास में, सारे टीचर्स को बात सर्कुलेट हो गई, तो मैनेजमेंट को भी लगेगा कि अगर इस लड़के को छोड़ दिया गया अभी तो उससे दो चीज होगा, एक तो टीचर्स डिमोटिवेट होंगे, ठीक है, कि भाई हमारे से बदतमीजी की फिर भी इस लड़के को छोड़ दिया गया, तो ये मैनेजमेंट को ये भी देखना है कि टीचर्स का मोरल हाई रहे। तो टीचर्स ने आई कार्ड सीज कर लिया, पेरेंट्स को बुला दिया, बट सब कुछ खत्म हो गया, क्या होगा, इससे दो चीजें होंगी, टीचर्स डिमोटिवेट होंगे और दूसरी चीज बाकी बच्चों का मन बढ़ेगा ना, तो नेगेटिव हो जाएगा ये चीज। डिसिप्लिन के बारे में भी यही बात बोली जाती है कि आप उसको पनिश कीजिए, बिकॉज दैट शुड बी एग्जेम्पलरी, इट शुड बी एग्जेम्पलरी टू द अदर पीपल देयर आल्सो। और जब डिसिप्लिन तोड़ा तो उसको तुरंत पर पनिश कीजिए, ताकि उस चीज का इंपॉर्टेंस कम ना हो। आप आज स्पीच में फर्स्ट हुए, आपको 6 महीना बाद अवार्ड मिलेगा, तो क्या सेम खुशी मिलेगी? नहीं होगी। और अभी आपने बदतमीजी की और अभी आपको बहुत तेज डांट पड़ गई, तो वो ह्यूमिलिएशन ज्यादा फील करेंगे आप अभी। और अगर हम बोले अच्छा 2 महीने पहले 15 तारीख को तुम बदमाशी किए थे, आज हमको डांटना है, ना टीचर को कोई मोटिवेशन है डांटने का, ना उसको कोई फर्क पड़ेगा। डिसिप्लिन के बारे में भी यही बात की जाती है। So everything is very practically related in HR। और लास्ट में आता है कंट्रोल, यानी HR को, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए 3 प्रोसेस यूज किया जाता है, HR अकाउंटिंग, HR ऑडिट और कुछ प्रोसेस है HR IS। उसमें HR ऑडिट क्यों होता है ये देखने के लिए HR की ऑडिट हुई, आप सुने होंगे कंपनी में HR की ऑडिट होने वाली है। HR की ऑडिट होती है इसलिए ताकि देखा जाता है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो वहाँ उनका पॉलिसी कैसा है, उन्होंने जो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का फॉर्म निकाला, जो सब कुछ किया, उसके हिसाब से लोगों को लिया, क्या कोई फ्रॉड किया, वहाँ की HR पॉलिसी कैसी है। वो सिर्फ एम्प्लॉयर पे नहीं, एम्प्लॉयज को भी पूछते हैं। वो पूछते हैं कि आपका विलिंगनेस है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन आने के लिए, आप आना चाहते हैं कि नहीं।
तो लोग बताते हैं, कई बार लोगों ने बताया कि यहाँ की पॉलिसी इतनी खराब है कि हमें आने का मन नहीं करता, हम इतने मजबूर हैं इसलिए हमको आना पड़ता है। एब्सेंटिज्म ज्यादा है, लेबर टर्नओवर ज्यादा है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के लिए एडवर्टाइजमेंट कुछ निकाला, काम किसी तरीके से हुआ, तो ऐसा होता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव एचआर अकाउंटिंग। एचआर अकाउंटिंग में आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो पढ़ा ही होगा। एचआर अकाउंटिंग भी एक नया वर्ड है। इसमें क्या करते हैं, वी हैव स्टार्टेड ट्रीटिंग ह्यूमंस एज एसेट्स। When you are hired by an organization, you are liability, and after training and development and your skill development, you become asset to the organization, and your monetary value is evaluated in HR accounting. क्या आप कितने रुपए के पैरेलल में इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, ऑडिट, ऑडिट का मतलब तुम बताओ क्या होता है? ऑडिट इज अ चेक मेथड, इट्स अ चेकिंग टूल। जब पैसे का अकाउंट्स का ऑडिटिंग होता है तो क्या होता है? अकाउंट के ऑडिट में यही होता है ना कि आप ये देखा जाता है कि पैसा सही से हो रहा है कि नहीं, बैलेंस शीट कैसा है, कोई घपला तो नहीं है। जब एचआर की ऑडिटिंग होती है तो यही देखा जाता है कि कंपनी का प्रोसेस कैसा है, प्रोसीजर कैसा है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कैसा है। ट्रेनिंग का आपने कॉस्ट दिखा दिया है लेकिन ट्रेनिंग ली ही नहीं, और जब क्वेश्चन दी ही नहीं और लोगों का कॉस्ट दिखा दिया गया है कि हम तो इतना पैसा खर्च करते हैं ट्रेनिंग डेवलपमेंट पे अच्छा दिखने के लिए, तो इन दैट केस क्या होगा? जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑडिट से रिलेटेड तो आप बता ही नहीं पाएंगे कहाँ हुई ट्रेनिंग, क्या हुई। बाहर से ऑडिटर आता है और वह उस कंपनी की एचआर पॉलिसी को ट्रेड करता है, की ऑडिट करता है। ठीक है,